हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे ब्लॉकबस्टर चैनल देहाती आईएएस पर स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं मस्त है, चुस्त है, दुरुस्त है, बिंदास हैं। लोगों की बातों को अवॉइड करते हुए तथा खुद की ज़िंदगी से फाइट करते हुए तथा अपने फ्यूचर को ब्राइट करते हुए संघर्षरत हैं। ऐसी आशा हम अपने प्यारे विद्यार्थियों से करते हैं। साथियों, जैसे कि आज तक हमने बहुत सारे चार्टर एक्ट को देख लिया है, ठीक है। हम लोगों ने 1773 देखा, 1793 देखा, फिर 1813 देखा, फिर 1833 देखा। ये सारे चार्टर एक्ट देखने के बाद आज हम लोग 1853 के चार्टर एक्ट पर पहुंच गए हैं। साथ ही बहुत से बच्चों का ये क्वेश्चन आ रहा है कि आखिर ये चार्टर एक्ट कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। मैं इस चार्टर एक्ट्स के आज तक जितने भी क्वेश्चन यूपीएससी में आए हैं, स्टेट पीसीएस में आए हैं, मैं सारे क्वेश्चनों को एक अलग से वीडियो लाऊंगा ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि ये चार्टर एक्ट वाकई में कितने महत्वपूर्ण रखते हैं एग्ज़ाम्स के लिए। क्योंकि बहुत से लोग हल्के में ले रहे हैं चीज़ों को कि ये क्या फालतू की चीज़ें चल रही हैं स्टार्टिंग में। मैं बता देता हूँ कि भैया चार्टर एक्ट शायद ऐसा कभी ईयर जाता होगा जिसमें चार्टर एक्ट ना पूछा जाता हो या इसके कोई भी ऐसा कोई प्रावधान ना पूछा जाता हो। तो चार्टर एक्ट समझ लो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कोई यहाँ पर फालतू की वीडियोज़ बढ़ाने के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं जब वीडियोज़ को स्टार्ट करता हूँ तो स्टार्ट करने का मेरे एक ही उद्देश्य है ताकि आपको सिलेबस ज़्यादा टफ ना लगे, सिलेबस ज़्यादा हार्ड ना लगे। और मैं सारी चीज़ों को पहले लिख देता हूँ ताकि मुझे लिखने का, मैं लिख के बनाऊँगा, लिख के चीज़ों को समझाऊँगा तो वीडियो और भी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो मेरा लिखने का टाइम बचता है और आपको इससे इंटरनेट भी बचेगा और दूसरी बात आपका वीडियो देखने का समय भी बचेगा और चीज़ों को आप अच्छी तरह से लिख भी पाएंगे। जिस प्रकार से एक नोट्स बनाना चाहिए तो उस प्रकार से एक अच्छा नोट्स आपका यूपीएससी के लिए बन पाएगा। साथियों, इसी चीज़ों को देखते हुए मैं थोड़ा छोटा वीडियो लाता हूँ ताकि बोझ ना बन जाए, वरना आके मैं भी 1.5-2 घंटे का लेक्चर दे दूँ और शायद उसमें कुछ पॉइंट्स आप बहुत सारे पॉइंट को मिक्स कर देंगे जो इम्पोर्टेंट है, आप नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए मैं उन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को पहले यहाँ पर लिख देता हूँ जो आपके नोट्स में होने चाहिए। तो ठीक है, इन सारी बातों को नज़रअंदाज करते हुए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा पर्पज़ ये है कि सेशन को छोटा से छोटा रखा जाए और जो छोटा भी हो और काम भी अच्छा से करे। क्योंकि भैया यूपीएससी तो ऐसे नहीं निकलेगी, एक अच्छा सा शॉर्ट नोट आपके पास होना चाहिए जो आपको रिवीजन में कम से कम समय में रिवीजन किया जा सके। तो चलिए, सारे चार्टर एक्टों की तरह हम लोगों ने बहुत अच्छे से सारे चार्टर एक्टों को कर लिए। भैया अगर आप आपने वीडियो नहीं देखी पिछली तो प्लीज़ जाके सबसे पहले उन सब वीडियोज़ को देखिएगा, ठीक है। अब हम आज देखेंगे चार्टर एक्ट 1853 आखिर क्या है। और हर तरह चार्टर एक्ट, जैसे मैंने सारे चार्टर एक्ट को पढ़ा है उनका मैंने एक तरीका आपको सिखाया कि सबसे पहले आपके दिमाग में एक जेन्युइन सा क्वेश्चन उठना चाहिए। यदि आप एक सोचने वाले बच्चे हैं, एक आप क्रिएटिव बच्चे हैं, तो आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए कि सर पहली बात ये चार्टर एक्ट आया ही क्यों है, ठीक है। तो पहला ये क्वेश्चन यही आपके दिमाग में होना चाहिए कि सर ये चार्टर एक्ट आया क्यों। तो सबसे पहले हम इसी बात करेंगे कि आखिर ये चार्टर एक्ट 1853 का आया क्यों, जब 33 तक आ चुका था तो 53 वाला क्यों आया, ठीक है। और आप इसके बाद 53 के बाद देखेंगे कि 1857 में क्रांति होगी, लगभग इसके 4 साल बाद। देख रहे हैं 1853 चल रहा है, इसके 4 साल बाद 1857 की क्रांति शायद आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस क्रांति थी। हम लोग उसके बारे में इतिहास में डिटेल्स पढ़ेंगे। फिलहाल मैं पॉलिटी की चीज़ें पढ़ा रहा हूँ तो हम लोग यहाँ पर इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन 1857 के बाद कैसी चीज़ें बदल जाएंगी इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिर से चार्टर एक्ट आना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो आज लेकिन हम सबसे पहले लास्ट चार्टर एक्ट है जो कि हमारा, हम इसको पहले डिटेल से एक बार अच्छे से देखते हैं। भैया जब इतना चार्टर एक्ट आप सही से देख लियो या तो एक और देख लो ठीक से, ठीक है। तो आया क्यों, इसका पहला कारण है कि हस्ताक्षर कार्यक्रम चलाया गया। आप सोच रहे हैं सर ये कौन सा कार्यक्रम है, तो हस्ताक्षर कार्यक्रम किसने चलाया था, तो जनता ने चलाया था। हस्ताक्षर कार्यक्रम किसने, जनता ने चलाया। कहाँ की जनता ने चलाया, तो बंगाल की, बम्बई की और मद्रास की जनता ने चलाया। ये जो कि ब्रिटिश साम्राज्य में क्या थी, ये तीन उनकी प्रेसिडेंसियाँ थी जहाँ पर वो एक अच्छा प्रशासनिक राजनीतिक नियंत्रण अपना रखते थे, जहाँ से पूरे भारत को, जहाँ जहाँ उनका कैप्चरिंग था, जहाँ पर उस क्षेत्र को विजिट किए थे वहाँ पर अपना कंट्रोल रखते थे इन तीनों प्रेसिडेंसियों के मदद से। यहाँ पर मैंने जैसे कि पिछले चार्टर्स में, पिछले वीडियोज़ में मैंने, आप देखेंगे मैंने डिटेल से बताया। यहाँ पर बंगाल का एक गवर्नर जनरल होता था जो कि भारत का गवर्नर जनरल था, और बाकी जगह पर क्या होते थे, गवर्नर्स होते थे। तो इन तीन ये मुख्य कार्यकारिणी थे, यही लोग पूरे भारत में अंग्रेजों की तरफ से नियम कानून बनाते थे और पूरे भारत का संचालन करते थे।
तो ये 3 प्रेसिडेंसी थी, यहाँ की जनता ने ये हस्ताक्षर कार्यक्रम चलाया था। आप सोच रहे होंगे इस कार्यक्रम को चलाया क्यों, तो उसका कारण ये था कि ब्रिटिश संसद का ध्यान आकर्षित करने के लिए। तो भैया ब्रिटिश संसद का ध्यान आकर्षित करना चाहती थी भारतीय जनता, क्योंकि 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें बहुत सारी कमियां थीं, तो इसलिए ब्रिटिश जनता, हमारी जो भारतीय जनता थी वो मांग कर रही थी कि इन सारी कमियों को दूर किया जाए, क्योंकि सबको पता था कि 1853 में चार्टर एक्ट आने वाला है, क्योंकि चार्टर के नियम है कि 20-20 साल पर चार्टर्स को अपडेट किया जाता था। तो जनता को पता था कि 20 साल बाद चार्टर एक्ट आने वाला है 1853। जैसे ये नज़दीक आने वाला था तो लोगों ने यह कार्यक्रम चलाया कि भैया इस कार्यक्रम की मदद से उनका मकसद एक ही था कि हम लोग ब्रिटिश संसद का ध्यान खींचेंगे, और जब ब्रिटिश संसद का ध्यान हमारे ऊपर आएगा तो हम अपनी बातों को उनके समक्ष बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट तरीके से रखेंगे कि हमारे क्या मांग हैं, या आपने 1833 में ऐसा क्या किया जो हमारे भारतीयों के खिलाफ हैं, तो हमें भैया अब 53 आने वाला है तो आप लोग प्लीज़ उसमें संशोधन करके हमें दीजिए। ठीक है, तो जनता का ये मांग थी। और दूसरी बात थी कि भारतीय जनता चाहती थी कि 20 वर्ष वाला एकाधिकार खत्म हो। भारतीय जनता क्या चाहती थी, जैसे कि मैंने बताया कि चार्टर एक्ट क्या है, हर 20 वर्ष बाद अपडेट कर दिया जाता है। जैसे 1773 का देखेंगे, फिर 1793 20 साल बाद, फिर 1813 फिर 20 साल बाद, फिर 1833 फिर 20 साल बाद। तो 20-20 साल क्या हुआ, कंपनी के चार्टर को एक्सटेंड कर दिए, उनके चार्टर को बढ़ा दिए जाते थे। चार्टर क्या थे, नियम थे कि हाँ भाई कंपनी अगले 20 साल के लिए फिर से रूल करेगी और उसका नियम कायदा ये होगा फला फला, इसलिए चार्टर एक्ट आता था और उसमें सारी चीज़ें वो लोग डिस्क्राइब कर देते थे। तो ऐसे हर 20 साल बाद अब देख रहे हैं कड़ी धीरे धीरे 1853 पे पहुँचाई है। तो जनता ने कहा कि भैया ये 20 साल वाला मतलब ये क्यों 20 साल बाद, भाई कोई इमरजेंसी आ गया, क्या फिक्स है कि 20 साल बाद ही अब करेंगे, कोई अगर इमरजेंसी आ गया तो बीच में तो कुछ रूल होने चाहिए कि चलो यार अभी इमरजेंसी है तो इसका पहले अभी सोल्यूशन लगाते हैं। कि मुझे ये बताइए, अगर आपको प्यास लग गई आज तो क्या उसका 20 साल बाद पानी पियेंगे कि 4 दिन बाद पियेंगे कि 1 हफ्ते बाद पियेंगे? भाई जब प्यास लगती तो पानी तभी तो पीना चाहिए। कहते हैं ना, गाना भी है कि भाई कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। जब प्यास लगी थी तो आपने पानी तक नहीं दिया, और जब आदमी मर गया प्यास से तड़प तड़प के, अब आप आके उसके मुंह पे अमृत छिड़क रहे हैं। जब जान निकल गई तो फिर अमृत छिड़कने से क्या फ़ायदा। तो भाई जनता का मतलब ये था कि 20 वर्ष बाद भाई एकाधिकार क्यों, ठीक है, तो 20 वर्ष वाला ये नियम आप लोग हटा दीजिए प्लीज़, ठीक है। और अगर हम तीसरी बात करें तो चार्टर एक्ट 1833 का सेक्शन 87 था। जो चार्टर एक्ट 1833 आया था पिछली ईयर, मतलब पिछली बार जो 20 साल पहले जो 1833 का चार्टर एक्ट आया था, उसमें एक सेक्शन था साथियों, उसका नाम था सेक्शन 87 था, उसको हटवाना था। आप सोच रहे हैं कि सेक्शन में आखिर क्या था, तो सेक्शन में एक चीज़ था जो बहुत ही बुरी चीज़ थी। आप देखेंगे ये है भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त ना करें। तो क्या था इस सेक्शन 87 में कि भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्ति न किया जाए, ताकि क्या हुआ, ताकि भारतीय जो है निम्न पदों पर इनके क्लर्क बनाइए, इन्हें चपरासी बनाइए, इन्हें खलासी बनाइए। अगर ये उनके उच्च पदों पर आप इन्हें नियुक्त कर देंगे तो ये हो सकता है कि लोग पलट जाएं, लोग अपने लोगों के ऊपर दया करने लगे, तो हो सकता है टैक्स में कुछ कमी कर दे, कुछ उनकी हेल्प करने लगे। ये सारी तमाम चीज़ें निकल कर आएंगी, तो हम लोग क्या है भारतीयों का शोषण सही से नहीं कर पाएंगे, और भारतीयों को जब दया का पात्र बना लेंगे तो हमारा मुनाफा घट जाएगा। तो इसलिए सोच रहे थे ये लोग कि भाई जो भारतीय हैं उन्हें बहुत बड़ा बड़ा अफसर्स ना बनाया जाए। इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि यार ऐसे अफसर्स बनो, क्योंकि आप अफसर जब बनेंगे तो पूरे ज़िला आपके कंट्रोल में होगा, तो आपकी सर एक डिसीजन, आपका एक सिग्नेचर लाखों की ज़िंदगियाँ बदल सकता है। इसलिए बोलता हूँ यार चपरासी खलासी की नौकरी छोड़ो, थोड़ा सपने ऊँचे करो, थोड़े अपने कुछ लेवल में देखो, क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिली है, फिर क्या पता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक है। इसी में जो करना है कर लो यार, ठीक है। इसीलिए बोलता हूँ कि अफसर बनो तो ठीक से, अफसर नौकरी करो तो ठीक से, वरना यार मालिक भी बन सकते हो, ठीक है। कभी मालिक बनने के लिए सोचा करो हमेशा कि यूपी बिहार वाले के बच्चों के दिमाग में एक ही चीज़ बैठ गई है कि हम पढ़ रहे हैं तो नौकरी ही करेंगे। नहीं भैया, पढ़ने का उद्देश्य ये नहीं है कि हम नौकरी ही करेंगे, ठीक है। पढ़ने यार पढ़ाई की मीन्स क्या है, आप कभी डिटेल से कभी बैठ के सोचे होंगे क्या सिर्फ पढ़ा इसीलिए जाता है कि हम एक नौकरी पा सकें? क्या माँ सरस्वती जो है, माँ विद्या आपके ऊपर अगर मेहरबान हैं तो क्या यही वो चाहते हैं कि आप एक अच्छा सा नौकर बन जाएं? आप कभी सोचिए अपने दिमाग से, क्या विद्या का इस्तेमाल इसीलिए किया जाना चाहिए कि आप एक नौकर बन सके? क्या महात्मा बुद्ध एक बहुत बड़े विद्वान थे, क्या वो एक नौकर थे? क्या उन्हें एक जॉब की तलाश थी? बताइए, नहीं ना। ऐसे बहुत से लोग हैं। क्या महावीर स्वामी एक जॉब की तलाश में थे?
क्या हमारे गांधी जी एक जॉब की तलाश में, क्या सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस छोड़ दिया अपनी नौकरी? आईसीएस जो कि आज की जो आईएएस वो पहले आईसीएस हुआ करती थी, और आज के मुकाबले में जो आईएएस भई उससे ज़्यादा बेहतर व्यवस्था उसमें आईसीएस में हुआ करती, जो आज इतना नहीं है आईएएस में। लेकिन फिर भी उस आदमी ने यार एक दिन मतलब एक साल भी नौकरी उसने पूरी नहीं की और नौकरी की यूँ लात मार दिया। तो ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि उस समय यार भारत की जो स्थितियाँ थी, इतनी गरीब, इतनी लाचारी, इतनी भूखमरी, और इतना बड़ा कोई जॉब पा जाए, आप सोचिए, आप छोड़ने की कल्पना कर सकते हैं क्या? उसका जो उस समय इतना टेम्परेट रहा होगा, इतना मतलब इतनी जब बेरोज़गारी, इतनी मजदूरी रही होगी, क्या वो बहुत अमीर थोड़ी न थे? लेकिन अगर सोचिए, एक देश के प्रति ऐसी भावना थी कि उन्होंने आईसीएस को यूं ही छोड़ दिया। तो यार इनसे एक सीखने की चीज़, आप लोग क्यों सोचते हैं कि अगर हम नौकरी पा गए या नौकरी नहीं पाए तो हम खाने के लिए मर जाएंगे? ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है? तो थोड़ा सोच को जब अपडेट करेंगे ना तो पता चलेगा, जब आप लोग बड़े बड़े लोगों की जीवनियाँ पढ़ेंगे। लेकिन आप लोग अभी क्या है, कुएं के मेढक बने हुए हैं, सिर्फ अपने कूप मंडूप में देख रहे हैं। थोड़ा सर उठाओ, दुनिया ऊपर से देखो, ठीक है? कुएं के बाहर निकलो, फिर असली दुनिया जाके दिखेगी। तो इसलिए बोलता हूँ, ठीक है? तो नौकरी पाना ना पाना अपने ऊपर छोड़ो, पाएंगे कि नहीं पाएंगे तो वो तो अलग की बात है। नहीं इतना अपने ऊपर भरोसा रखो यार, इतना अगर पढ़ाई ठीक से किया हूँ ना, नौकरी नहीं भी पाता हूँ ना, एक अच्छा सा अपना कुछ ना कुछ तो बिजनेस कर लूँगा, जो नौकरी कई गुना अच्छी हो सकती है। और बिजनेस भैया आप कुछ लोगों की मदद भी कर पाएंगे, ठीक है? नौकरी में सिर्फ आप अपना भला कर पाएंगे। लेकिन इसलिए बोलता हूँ ये सब बड़ी नौकरी नहीं है सर, ठीक है? ये नौकरी नहीं है, ठीक है? बाकी सब नौकरी हैं, नौकरी तो एक ही है। इसलिए बस बाकी सब चाकरी हैं, नौकरी यही है। बाकी में सब में चाकरी करनी पड़ती है। नौकरी इसलिए ये है कि आप इसमें नौकरशाह के रूप में है, सिर्फ नौकर नहीं है, आप नौकरों के राजा हैं भैया, ठीक है? तो यहाँ पर आप लाखों लोगों की जो ज़िंदगी बदल पाएंगे, इतने लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं, इसलिए ये बेटर है। अदर सर्विसेज में क्या है, सिर्फ आप अपना पेट भर पाएंगे। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि थोड़ा बड़ा सोचो। बड़ा सोचने में क्या जाता है यार, 2-4 ट्राई करने में भी क्या जाता है? आप कहीं भी छोटी नौकरी के लिए कुछ ना कुछ ट्राई तो कर चुके होंगे, 4-5 ट्राई तो ले चुके होंगे। क्या कुछ हुआ? बहुत लोगों को तो नहीं हुआ होगा, लेकिन बहुत लोगों का नहीं हुआ होगा। तो आप इसके लिए 3-4 ट्राई तो दे सकते हैं यार, 2-3 ट्राई एटलीस्ट। यूपीएससी के लिए आप इतने हल्के में ले रहे हैं, 2-3 ट्राई देने में क्या जाता है बताइए मुझे? अगर आप यकीन मानिए, आप अगर अच्छे से मेहनत करते हैं, पूरी फुल अपनी जो है अपनी आत्मा से मेहनत करते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं, नहीं तो भैया आपको एक दिन निश्चित रूप से फल मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं ना कि सब कर्म तुम्हारा कल होगा, ठीक है? आपका कर्म ही कल को डिसाइड करेगा भैया। तो आप आज जो कर्म करेंगे वही आपका कल होगा। जो बोलते हैं ना मैंने तो कल नहीं देखा, आपने कल देखा है। आज जो आज कर रहे हैं ना, यही है कल आपका, यह डिसाइड करेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि भाई जो ये मैंने जिसके बताया कि भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्ति न करें, सेक्शन 87 किसमें, चार्टर एक्ट 1833 में ये प्रावधान था कि भाई भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्ति न किए जाए। जब ऐसा प्रावधान होगा तो भाई किस भारतीय को दुख नहीं होगा? तो हटाना तो चाहेगी जनता ना, क्यों नहीं चाहेगी भाई? कि चलिए हमें हमारा भारत आपने ले लिया, हमारे ऊपर कैप्चरिंग कर लिए, ठीक है? लेकिन हमें क्या है, धीरे धीरे कुछ शासन में भाई हमको भी थोड़ी आज़ादी दो, क्योंकि हमारे ऊपर शासन कर लो तो हम भी थोड़ा पार्टिसिपेट करेंगे, हमारी भी थोड़ी भागीदारी लोगों लेंगे। तो क्या होगा, हम अपने लोगों की बातों को समझ पाएंगे, उनके हिसाब से कुछ काम कर पाएंगे, तो उनको थोड़ी संतुष्टि होगी। तो ये उनकी मांग थी। और चौथी क्या मांग थी साथियों, कि भारतीय कानून बनाने के लिए अलग विधानमंडल होना चाहिए और जिसमें भारतीयों का भी प्रतिनिधित्व हो। सही बात है भाई, यहाँ पर जब भारतीय हैं, आप इतनी बड़ी जनता भारत है और कानून आप बना रहे, आप ब्रिटिशर्स क्या है कानून बना रहे हैं, लेकिन क्या किसी ब्रिटिश को पता है कि कौन सा कानून भारतीयों के मन को ठेस पहुँचा देगा, उनकी धार्मिक ठेस पहुँचा देगा, उनकी कल्चर को ठेस पहुँचा सकता है ना? तो ये तो एक अच्छा सा भारतीय ही जान सकता है जो यहाँ पर है, ऑलरेडी है। लेकिन आप जो है वो हाल हो गया है भैया कि मैं तो आपके लिए कानून बना रहा हूँ, लेकिन मुझे यही नहीं पता है कि आप कौन से कानून में सबसे बढ़िया फ्रेम करते हैं, सबसे बढ़िया फिट बैठते हैं। मुझे नहीं पता भैया आप किस कानून में सबसे बढ़िया फिट बैठेंगे, और मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है। जो कि यही था भाई, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे जो जिससे लाभ होगा मैं तो वही कानून लाऊंगा। तो 1857 का विद्रोह क्यों हुआ, उसमें एक कारण यही था कि उनकी नीतियां इस प्रकार से थी जो हमारे भारतीयों के लिए मैच नहीं कर रही थी। तो इसलिए 1857 का विद्रोह का एक कारण ये भी था। तो उसमें बोला गया कि भारतीय कानून बनाने के लिए एक अलग विधानमंडल होना चाहिए। कि बोले चलिए देखिए, जैसे आप अपने कंपनी के लिए रूल बना रहे हैं, आप अपने ऑफिसर्स के लिए रूल बना रहे हैं, कोई बात नहीं, आप बनाइए, हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जब आप कोई भी कानून अपने भारतीयों के, हमारे भारतीयों के लिए कोई कानून बनाएंगे,
तो क्या है, उसके लिए एक अलग विधानमंडल बनाओ और जिसमें भारतीयों को भी नियुक्त करो। भाई जो भारतीय को, ऐसा थोड़ी ना है कि भारत में कोई पढ़ा लिखा नहीं था भाई, कुछ लोग तो उसमें पढ़े लिखे थे, तो बोले उनको जो है बैठाओ उस विधानमंडल में, उनको तो पता है ना कि भारतीयों को कौन सा कानून ठीक रहेगा। ठीक है, तो यही बोला गया कि जिसमें भारतीयों का प्रतिनिधित्व भी हो। सही बात है भाई। चलिए हम 5वां कारण देखते हैं कि प्रादेशिक सरकारों के पास आंतरिक शक्तियाँ व स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो बोले भाई जो प्रादेशिक से जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, मतलब जो गवर्नर्स थे अदर में, जैसे कि मैंने बताओ बंगाल, बम्बई, मद्रास में, इसमें तो गवर्नर जनरल था, यहाँ पर गवर्नर जनरल होते थे। तो बोले भैया इनको सिर्फ क्यों पावर, इनको भी पावर थोड़ा बहुत, क्योंकि मैंने देखा पिछले चार्टर्स में क्या हुआ, 1833 तक तो इनकी कानून बनाने की बिल्कुल शक्ति छीन ले गई इनकी बात, मतलब ये कोई भी विधि अपने मन से नहीं बना सकते थे। तो वही जनता बोली कि भैया, जनता क्या, इसमें इनका ही नियम था कि भैया हमें भी थोड़ा थोड़ा पावर दिया जाए, तो ये इनकी मांग थी। ठीक है, एक जो अगली मांग, जो छठी मांग थी, वो था कि भारत पर शासन का अधिकार सचिव तथा उसी परिषद का हो। भारतीय जनता ये भी चाहती थी कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत हो गया यार, हम लोग कंपनी के वो नहीं करना चाहते, क्योंकि कंपनी है भैया एक बिजनेसमैन संस्था, ये क्या है पूरी तरह से अपनी कोई भी पॉलिसी लाती है तो इसका एक ही उद्देश्य रहता है कि हमारा मुनाफा कैसा हो। तो भारत की जनता चाहती थी कि भारत पर शासन क्या है, उसके मतलब सचिव का हो और उसके परिषद का। सचिव कौन होता था? सचिव वहाँ ब्रिटिश में जो है दोस्तों उस संसद का सदस्य होता था, तो उसे मतलब जो संसद का सदस्य जो भारत के लिए अधिकृत था उससे बोलते थे कि ये भारत का सचिव होगा। तो जनता यही चाहती थी कि सचिव तथा उसका एक परिषद हो और वो लोग शासन यहाँ पर करें ठीक से, तो शायद शोषण उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना अभी है। तो फाइनली क्या हुआ दोस्तों, ये सब रही हमारे भारतीयों की मांग। इस चार्टर के आने से पहले तो फाइनली क्या हुआ, 1852 में ब्रिटिश संसद ने जांच कमेटी बनाया जो भारतीय मांग की समीक्षा करेगी। तो भाई इन्होंने बात को सुना, बोले ठीक है यार, इतना सारे मांग उठे रहे, तो ब्रिटिश संसद ने क्या किया, एक कमेटी बनाया और उस कमेटी ने जाँच की और जांच करने के बाद एक रिपोर्ट दी। 1853 में आई जो रिपोर्ट, और वही क्या हुआ, 1853 की चार्टर एक्ट 1853 बन गई वही रिपोर्ट। तो ठीक है, अब हम देख चुके, अब हम देखेंगे कि 1853 के चार्टर एक्ट में कौन कौन से प्रावधान थे, हम लोग इसको देखेंगे। तो चलिए साथियों, इसके बाद हम क्या है अब देखेंगे कि प्रावधान क्या क्या थे। मैं साथियों सबसे पहले आपको क्यों बताता हूँ, क्यों मतलब कोई चार्टर एक्ट क्यों आया, इसलिए बताता हूँ ताकि उन कारणों से आपको पता चले कि आगे उन कारणों से जो जिस लिए वो आया था, क्या वो प्रावधान इसमें आए कि बस वो सिर्फ भारतीय लोग ऐसे ही चिल्ला रहे थे। ठीक है, आप इसमें देखेंगे जो जो चीज़ चल रहे हैं, काफ़ी चीज़ें इसमें प्रावधान बनकर आ गई हैं सामने। अगर हम पहले प्रावधान की बात करें तो वो है गवर्नर जनरल, जहाँ जी मैं लिखा हूँ वो है गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी तथा प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। बोले जो गवर्नर जनरल की परिषद है वो मतलब कानून मतलब अलग लोग बनाएंगे और जो प्रशासन चलाएंगे वो अलग लोग चलाएंगे। दो प्रकार की बॉडीज़ बना दी गई। जैसे कि अगर मैं भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में बातें बताऊँ आपको, जैसे भारतीय संसद में कितनी 550 सीटें हैं आपको पता है। अगर इसके हम 15% निकालें तो कितना लगभग आता है, 75 से लगभग 80 के बीच में सीटें आती हैं। ठीक है, हाँ, तो क्या हुआ कि 15-75 और लगभग 80-82 सीटें आती, तो ये क्या हो गया, एक मंत्रिमंडल बना लिया। 80 मंत्रियों का मान लो मंत्रिमंडल बन गया हमारे संसद में। अब जो 80 मंत्री जो बने हैं ये मंत्रिमंडल है, और लेकिन जो 550 है वो क्या है, पूरी एक विधानमंडल मतलब संसद है। वो संसद क्या करती है, कानून बनाती है। अब उस कानून को कैसे लागू किया जाएगा, ये जो मंत्रिमंडल हैं ये डिसाइड करेगी। जो 75-80 मंत्रियों का एक मंडल है ये डिसाइड करेगा कि ये कानून कैसे लागू होगा। इसे हम बोलते हैं कार्यपालिका। और वो जो है वो क्या है, वो विधायिका है। जो पूरी संसद है उसे विधायिका बोलेंगे, और जो 70-75 मंत्रियों का जो ये ग्रुप है एक अलग से, इसे बोलेंगे ये कार्यपालिका है। तो ठीक उसी प्रकार से गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी बॉडी को अलग कर दिया गया, मतलब एक बड़ी बॉडी है विधायी, और जो प्रशासनिक बॉडी है वो छोटी बॉडी है जो कानून को क्या है लागू करेगी। तो इसी में क्या हुआ, तो ये लोग यही बोल रहे हैं कि पहला प्रावधान इसमें यही किया गया कि उनके विधायी तथा प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया तथा विधि सदस्य पूर्व सदस्य बना। इसमें मैंने जैसे कि आपको 1833 में बताया था कि एक विधि सदस्य का कॉन्सेप्ट आया था। विधि सदस्य उसमें पूर्व सदस्य नहीं था, वो सिर्फ अपनी क्या करता था,
मतलब वो सिर्फ राय देता था कि ऐसे नहीं, चीज़ों को ऐसे कीजिए, तो उनकी राय सुने या ना सुने ये गवर्नर जनरल के ऊपर होता था। मीन्स उनकी राय को सुनने के लिए बाध्य नहीं था। और प्लस जैसे कोई कानून आया अगर उसमें वोटिंग करना है तो उनसे वोटिंग भी नहीं ली जाती थी। तो एक मतलब एक टेम्परेरी रखे गए थे विधि सदस्य। लेकिन इस एक्ट में क्या किया गया, उन्हें एक पूर्ण सदस्य बना दिया गया। मीन्स अब वो राय नहीं देंगे, वो एक मत देंगे अपनी, उनकी वोटिंग भागीदारी होगी, उनका भी मत काउंट किया जाएगा। अगर वो नहीं चाहते बने तो वो कानून को प्रभावित करेगा। ठीक है, तो विधि सदस्य पूर्ण सदस्य बन गया। तो पहले का सिस्टम क्या होता था, जैसे कि गवर्नर जनरल होता था और काउंसिल होती थी। तो काउंसिल में 4 सदस्य थे, अगर एक गवर्नर जनरल, टोटल मिला के 5 होते थे और 5 को बोलते थे कार्यकारिणी है। और जो वही दोनों काम करती थी पहले, मतलब वही कार्यपालिका भी करती थी, वही विधायिका का काम करते थे। ये पहले का सिस्टम था, 1833 तक ये सिस्टम था। मीन्स जब तक ये चार्टर एक्ट नहीं आया था उसके पहले यही सिस्टम चल रहा था कि कार्यपालिका और विधायिका दोनों का काम कौन करती थी, गवर्नर जनरल और काउंसिल दोनों अकेले कर लेते थे दोनों काम। अब क्या हो गया, पहले तो ये सिस्टम हो गया। अब क्या हो गया कि 6 अतिरिक्त मेंबर जोड़े गए, जो कि मतलब इसके काउंसिल में, और 2 अतिरिक्त और जोड़े गए और दोनों को बोला गया गैर सरकारी। मीन्स गैर सरकारी टोटल 8 सदस्य जोड़े गए इनके काउंसिल में। इस प्रकार से देखेंगे तो 12 सदस्य अब हो गए, जो कि जिसे क्या बोला गया, केंद्रीय विधान परिषद बोला गया। ये पहली बार कॉन्सेप्ट आया जब गवर्नर जनरल के काउंसिल में 12 लोग हो गए, केंद्रीय विधान परिषद जिसे बोला गया, जो कि बोली जाती थी कि ब्रिटेन की भारत में छोटी संसद है। तो भाई ब्रिटेन की जो मेन संसद है वो तो ब्रिटेन में थी, लेकिन ब्रिटेन ने एक छोटी संसद भारत में बना दिया ताकि यहाँ का कानून ये लोग अपने खुद से देख लें, ब्रिटेन को वहाँ से कुछ ना करना पड़े। क्योंकि ब्रिटेन खुद ही यहाँ बहुत सारे देशों पर कब्जा की थी, तो वो सारी चीज़ों को वहाँ भी तो भाई कानून बनाना था अन्य देशों के लिए जहाँ जहाँ कब्जा की थी। तो बोले जो भारत की जो है एक केंद्रीय विधान परिषद, ये अब भारत को अकेले संभाल लेगी, जिस प्रकार के कानून की आवश्यकता होगी ये विधान परिषद बिल्कुल यहाँ पर यहाँ की संसद की तरह काम करके कानून बनाएगी। तो मैंने जैसे बताया कि यहाँ पर फिर 2 बॉडी हो गई, एक कार्यपालिका एक विधायिका। तो कार्यपालिका में तो अब भी वही थी, जो प्रशासनिक इकाई थी अब भी वही थी, गवर्नर जनरल काउंसिल, ये कार्यपालिका काम करते थे जिसमें 4 सदस्य होते थे। लेकिन अब विधायिका में टोटल 12 लोग हो गए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत के संसद में क्या है कि भाई 80 मंत्री हैं जो क्या है कार्यपालिका का काम करते हैं, और जो पूरी संसद है वो पूरी विधायिका का काम करती है, कानून बनाती है, और कानून को लागू ये लोग करवाते हैं कार्यपालिका वाले। तो इसी प्रकार इसमें हो गया कि भाई जो विधायक जो पूरे टोटल 12 सदस्य बने, जो केंद्रीय विधान परिषद बनी है 12 सदस्यों की, ये कानून बनाएगी और लागू करेगी कौन, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है जिसमें 4 सदस्य हैं, ये लोग क्या है कानून को लागू करेंगे। तो कार्यपालिका अलग हो गई, विधायिका अलग हो गई। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप सोच रहे होंगे सर इसी 12 में तो ये 4 भी आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल भैया, जैसे मैंने बताया कि अपनी संसद में क्या है, जो 80 मंत्री हैं वो भी तो संसद के ही पार्ट हैं भैया, वो भी तो संसद के ही पार्ट है, वहीं से तो मंत्री बन कर आए हैं। तो वो अलग बात है, दोनों का मिक्सिंग चलता है। उसमें जो ये मंत्री हैं उसमें भी भाग लेते हैं वोटिंग कानून बनाने में, वो कानून भी बना रहे हैं और यहाँ पर आकर प्रशासनिक कार्यों में भी अपना योगदान दे रहे हैं, मीन्स कानून को लागू भी करवा रहे हैं। तो ये कार्यपालिका और विधायिका दोनों का काम कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है वो यहाँ पर कार्यपालिका का तो काम कर ही रही है, प्लस विधायिका में भी अपना थोड़ा शेयर दे रही है। लेकिन अब विधायिका में जैसे कि पहले वो अकेले पूरी वोटिंग रखती थी, लेकिन अब 8 लोगों की अलग से भाई वोटिंग होगी, उनका मत होगा तभी बनेगा। हाँ, इनका एक ये प्रावधान था कि जो ये अतिरिक्त सदस्य आए हैं 8 लोग, ये लोग सिर्फ अपना इसमें सलाह मशवरा मीन्स कानून बनाने में सहायता दे सकते हैं, न कि बाध्य कर सकते हैं। अगर गवर्नर जनरल काउंसिल चाहे तो इनके द्वारा दिए गए सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। उनके पास वीटो पावर दी गई है कि अगर आपको इनका कानून, इनका राय ठीक न लगे तो आप बिल्कुल से बोल दीजिए ये कानून मुझे सही नहीं लग रहा है और मैं इससे सहमत नहीं हूँ, अतः कानून को मैं खारिज करता हूँ। तो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल क्या है, कानून को खारिज कर सकती थी, मीन्स इनके बातों को मानने के लिए वो लोग बाध्य नहीं हैं। तो शायद आप लोग सारी चीज़ें यहाँ पर समझ चुके हैं। अब इसका दूसरा प्रावधान अगर देखें तो 20 साल वाला एकाधिकार खत्म हो गया। जैसे कि मैंने बताया पीछे क्यों आया था, क्योंकि भारतीय जनता ये भी मांग कर रही थी कि 20 साल वाला अधिकार खत्म कीजिए, कंपनी काफ़ी जो है शोषण कर रही है और ठीक से प्रशासन नहीं कर पा रही है। तो ब्रिटेन को भी लगा कि भैया अब इसको ख़त्म करते हैं। और जब दोस्तों ये लगा, जब इसका अधिकार इस एक्ट में ख़त्म कर दिया गया 20 साल वाला का अधिकार,
तो अब मतलब एकाधिकार नहीं, मैं यहाँ पर एकाधिकार तो मिटा देता, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मीन्स 20 साल वाला अधिकार था वो समझ लीजिए अधिकार, मतलब क्या है, अधिकार कौन सा, शासन करने वाला अधिकार, एक तरह से देखेंगे तो ठीक है। तो 20 साल वाला अधिकार खत्म हो गया, कौन सा, शासन जो कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अब यही समय था, अब लग रहा था कि कभी भी कंपनी शासन खत्म कर देगी। ब्रिटेन मतलब अब ऐसा कंपनी को लग रहा था कि ब्रिटेन सरकार अब कभी कंपनी के शासन को ख़त्म कर देगी, क्योंकि अब जब फिक्स उसका रहने, क्योंकि हर बार ये होता था कि जब भी चार्टर आता था तो उन्हें 20 साल का एक्सटेंशन मिलता था कि तब तक मतलब फिक्स हो जाता था कंपनी को, चलो भैया अब 20 साल के लिए तो ब्रिटेन गवर्नमेंट कुछ नहीं करने वाली है। लेकिन इस बार जब ये 20 साल का अधिकार उन्हें नहीं दिया गया तो अब उन्हें महसूस होने लगा कि अब ब्रिटिश सरकार डायरेक्ट कभी भी इसे अपने अंदर में ले सकती है। और ऐसा आप देखेंगे जल्द ही, 1853 तो चल ही रहा है, 1857 की क्रांति के बाद सीधा ब्रिटेन गवर्नमेंट अपने हाथ में प्रशासन को ले लेगी, ठीक है। तो अब तीसरा अगर हम देखें इसमें प्रावधान, तो बीओडी की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दिया गया। मतलब पहले बीओडी में 24 होते थे, अब इसको 18 कर दिया। अब ये बीओडी क्या होती है तो ये समझना हो तो आप शुरू से वीडियो देखते आइए, क्योंकि अगर मैं यही सब सारी चीज़ें हर बार बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी भैया, आप उसमें जो है पीछे जाकर देख लीजिए। तो बीओडी की संख्या 24 से 18 कर दिया गया, और उसमें से ये प्रावधान कर दिया गया कि जो 18 जो सदस्य चुने जाएंगे वो 6 तो ब्रिटिश संसद द्वारा चुने जाएंगे और 12 पुरानी विधि से चुने जाएंगे। अब ये पुरानी विधि कौन सी है ये भी आप पीछे जाके देखिए, पुरानी विधि क्या थी। अब चौथा प्रावधान है, पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। तो ये पहली बार आया, तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ, स्थानीय प्रतिनिधित्व मतलब सिर्फ यहाँ पर भैया थोड़ा दाना फेंक रहे हैं, और ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर स्थानीय मतलब यहाँ के 4 लोगों को उसमें रख लिया। तो मैंने बोला कि विधान परिषद में कितने एक्स्ट्रा लिए थे लोग, 6 लोग लिए थे भाई। यहाँ पर देखें 2 टाइप की, 2 टाइप की बात मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। तो इस 6 में से बोले कि 6 में से 4 लोग क्या है तुम लोग इलेक्ट करो, मतलब ये लोग बोले जो अधिकारी जो इलेक्ट होंगे यहाँ पर, जो संसद मतलब सदस्य जो होंगे इस विधान परिषद में, जो 4 लोग होंगे वो बोले यहाँ पर चुने जाएंगे। जो बंगाल के जो यहाँ पर प्रांतीय सरकार है, जो बम्बई की है, मद्रास की है और आगरा की है, बोले यहाँ के भैया जो बड़े बड़े लोग हैं आप जो बोलेंगे यहाँ की, हाँ बोले कि अंग्रेज ही हमारे यहाँ मतलब सदस्य बनेंगे, लेकिन आप लोग बोलेंगे किसको मैं बनाऊँ। तो क्या बात होगी भाई, इनको घुस खिला दो 4 लोगों को, ये लोग बोल देंगे हाँ हेनरी को बना दो, इनको बना दो, जॉन को बना दो, डेविड को बना दो, भाई अंग्रेजी को ही बनाना है तो क्या बात है। तो इन लोग को भाई घुस खिला दिए, बोले हाँ। और तब ये ऐसा क्योंकि ये प्रश्न तो ये भी दिमाग में उठेगा कि ऐसा आखिर इन्होंने क्यों किया। तो अंग्रेज सोच रहे थे कि अगर इनसे मैं चुनवाता हूँ तो जनता को लगेगा कि भाई हमारे राजा ही ने तो बोला है कि डेविड और हेनरी को और जो है इनको जो है फोर्ड को ये सब बनाओ, उनको जो है परिषद में सदस्य। तो जनता को थोड़ा बिलीव रहेगा कि नहीं हमारे राजा ने बोला है तो चुना गया है तो अच्छा ही होगा। तो ये दिमागों अंग्रेज़ों का दिमाग था। बाद में इसको हटा दिया गया, मतलब बाद में जनता जो है मांग करने लगती है नहीं भैया हेनरी फोर्ड नहीं बनेंगे, हमारे भैया राजन साजन मोहन को भेजिए जो है इसमें परिषद में जो है, ठीक है। चालाकी पकड़ लिए बाद में, इस समय नहीं पकड़ पाए थे। तो यहाँ के प्रांतीय सरकारों ने चुना 4 को। तो ये सारा माजरा। और दोस्तों अभी और सारे प्रावधान हैं, कुछ मतलब बहुत सारे नहीं है लेकिन थोड़े से और हैं, हम लोग उसको भी देख लेते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो चलिए इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट प्रावधान। हम लोग 4 या 5 देख चुके थे, जो भी था वो हम इसके आगे से देखेंगे। 5वां प्रावधान इसमें क्या है, वो है सिविल सेवकों की भर्ती हेतु खुली मतलब प्रतियोगिता का आरंभ किया गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसी की जो मांग हो रही थी भारतीयों की, उन मांगों में से एक मांग ये भी थी कि भैया भारत में ही सिविल प्रतियोगिता का आरंभ किया जाए। और भारतीयों को पहले छूट नहीं थी दोस्तों, वो लोग एग्जाम मतलब सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम नहीं दे सकते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चार्टर मतलब वो था 1833 में जो सेक्शन 87 था, उसमें ये भाई प्रोहिबिटेड किया गया था, उन्हें बैन किया गया था कि भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्ति नहीं दी जाएगी। तो इस चार्टर में वो चीज़ सुधारा गया और आया कि सिविल सेवकों की भर्ती है तो खुली प्रतियोगिता का आरंभ किया गया। और उसमें एक बात ये थी कि भैया वो सभी भारतीय नागरिक भाग ले सकें, सभी भारतीय नागरिक भाग ले सकेंगे। मीन्स अब कोई भी भारतीय सिविल सर्विसेज एग्जाम में भाग ले सकेगा, परीक्षा दे सकेगा
और ICS बन सकेगा वो। और दूसरी बात थी कि 1854 में मैकाले समिति बनी इसी संबंध में, जो भारतीयों की नियुक्ति कर सके, इसी संबंध में क्या है मैकाले मतलब समिति बनी। और हम छठा प्रावधान अगर देखें तो GG मीन्स गवर्नर जनरल। अब बोले कि वह सिर्फ भारत का रहेगा भाई, तो सर बोलेंगे तो उसमें तो पिछले भी तो वही था कि सिर्फ भारत रहेगा। हाँ, पिछले में ये था कि सिर्फ भारत का रहेगा, लेकिन साथ साथ में बंगाल का भी रहेगा, उसमें ये भी था। अगर मैं उसमें गलती से बोल दिया तो कोई बात नहीं। आपसे ये है कि जो पहले इसमें क्या था 1833 में कि वो सिर्फ मतलब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो भारत का भी गवर्नर जनरल रहेगा, पहले ये था। लेकिन अब बोला जा रहा है 1853 में कि गवर्नर जनरल सिर्फ भारत का रहेगा। तो आप सर सोचेंगे कि सर बंगाल का, फिर बंगाल वैसे ही रहेगा बिना गवर्नर का रहेगा। नहीं भैया, बंगाल के लिए एक चीज़ करेंगे, उसमें मैंने आपको बताया था कि आगे क्या है, एक डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति होगी, मतलब एक डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति होगी, इसे लेफ्टिनेंट गवर्नर हम भी कहते हैं। तो 1854 में उसकी नियुक्ति हो गई। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता था जब पहला राज्य ऐसा कौन सा जिसमें डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति हुई, तो वो बंगाल था। लेकिन दूसरा कौन था, तो वो था 1859 में हुई, वो पंजाब में LG था, मतलब पंजाब में लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति हुई, तो पंजाब ऐसा दूसरा राज्य था। ठीक है, अब हम सतवां जो है इसमें प्रावधान कि इंग्लिश लॉ कमीशन बना। इंग्लिश लॉ कमीशन बना किस लिए बना भाई? इस कमीशन में पहली बात तो 8 सदस्य थे, और किस लिए बना? भारतीयों के लिए कानून बनाएंगे। भारतीयों की तो भाई ये भी एक मांग थी कि हमारा जो हमारे लिए जो कानून बनाएंगे वो एक ऐसा अलग से कोई विधि या कानून, मतलब एक कमीशन होना चाहिए जो हमारी भावनाओं को समझ सके, हमारे कानून को। तो इसलिए एक अलग से क्या है लॉ कमीशन बना, जो भारतीय को, स्पेशली भारतीयों को कानून बनाने के लिए। और 8वां जो प्रावधान था, मतलब प्रावधान क्या था साथियों, ये एग्जाम की दृष्टि से देखेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण है, और आपसे कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेता है कि बताइए भाई चार्टर एक्ट के मतलब श्रृंखला में, उसी क्रम में, मतलब अंतिम चार्टर एक्ट कौन सा था? तो बच्चे वहाँ कंफ्यूज करते, सर 1853 था कि 57 बार लग रहा है, वही मारपीट हुआ, फिर 58 में आया, फिर वही होगा अंतिम 1858 था लग रहा है। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कई बार। तो सबसे बढ़िया भैया अंतिम चार्टर एक्ट कौन था? यही था 1853 का चार्टर एक्ट। इसके बाद चार्टर एक्ट खत्म कर दिए जाएंगे। और एक चीज़ में, चार्टर एक्ट क्या होते हैं, फिर भारत परिषद अधिनियम क्या होता है, फिर भारत सरकार अधिनियम क्या है, इन तीनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है, ये मैं कल की वीडियो में बहुत डिटेल से बताऊंगा। सिर्फ यही तीनों पर एक वीडियो मैं अलग से लेने वाला हूं कि भैया क्वेश्चन मेरे मन में आया कि क्वेश्चन यार काफ़ी बच्चों के मन में तो यही क्वेश्चन भी गुजरा होगा, सर ये चार्टर एक्ट क्या होता है, मतलब चार्टर एक्ट में क्या अंतर है, फिर भारत सरकार अधिनियम कौन सा है, भारत परिषद अधिनियम, इन तीनों में अंतर क्या है। तो मैं कल वीडियो लेकर आऊँगा। फिर आज इतना समझ लो कि चार्टर एक्ट अंतिम था, इसके आगे फिर चार्टर एक्ट नहीं आएगा। अब भारत सरकार अधिनियम और भारत परिषद अधिनियम इसके आगे आएंगे। तो जब भी पूछा जाए कि अंतिम चार्टर एक्ट कौन था, तो वो था 1853 का चार्टर एक्ट था। और एक नवा लास्ट प्रावधान है कि BOC का वेतन कंपनी देगी तथा निर्धारण सम्राट करेगा। तो BOC का वेतन पहले कौन था? पहले ब्रिटेन गवर्नमेंट ही देती थी, लेकिन अब बोले भैया नहीं कंपनी ही देगी। हाँ, लेकिन निर्धारण अब भी कौन करेगा? ब्रिटेन की संसद करेगी या सम्राट करेंगे। तो दोस्तों ये सब रहा, मैंने एक एक चीज़ें निचोड़ के जहाँ से भी मैं पाया जानकारी, और जहाँ से मुझे लगा कि एक भी ऐसा पॉइंट मिस ना हो किसी भी चार्टर एक्ट में। मैंने सारे चार्टर एक्ट में ऐसे ही किया है दोस्तों, एक एक पॉइंट को मैंने बारीकी से आपको समझाया है। अगर आप वाकई में पढ़ना चाहते होंगे साथियों, तो आप प्लीज़ जो है कंटेंट पे यार ट्रस्ट रखो, ठीक है, एक विश्वास रखो। कोई भी चीज़ें आपको कोई उथली चीज़ें नहीं बताई जा रही है, आपको बिल्कुल डीप से लिया जा रहा है। मैं एक एक चार्टर पे एक एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ ताकि कोई भी चीज़ें छूटे ना, क्योंकि ये चार्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं पार्टिकुलरली हर एक वीडियो अलग अलग से बनाता हूँ हर एक चार्टर पे, ताकि बढ़िया से बात हो सके, पूरी डिटेल से बात की जा सके। तो दोस्तों ठीक है, आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।